जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान की श्रृंखला में आज हम लोग पहुंच चुके हैं मौलिक अधिकारों पर। आपको संविधान पढ़ते हुए थोड़ा कष्ट तो होता होगा, कठिन तो लगता होगा, लेकिन क्या करें, आप यूपीएसआई की परीक्षा जब देंगे तो यही संविधान आपकी नैया पार लगाएगा। तो दुख हो, कष्ट हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये महसूस करके पढ़ लीजिए कि आखिर जिंदगी इसी से बन जाएगी। मौलिक अधिकारों में हम लोग आज बात करेंगे, बहुत बेसिक बातें करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में और तमाम चीज़ों में डील करेंगे। सबसे पहली बात थोड़ी सी संवैधानिक कर लेते हैं कि हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पता ही है आपके लिए, 1 और 2 तो हम पढ़ ही चुके हैं और हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनको बताया गया है। ये 12 से 35 पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि भारतीय संविधान के आपके 395 आर्टिकल्स में कम से कम ये आर्टिकल्स आपको एक एक करके जरूर याद होने चाहिए। बाकी याद हो जाएं थोड़े बहुत तो अच्छी बात है, सारे तो देखो याद करने की जरूरत है भी नहीं, लगभग 100-125 आर्टिकल हमें याद करने पड़ते हैं। तो इसमें पहले हम मौलिक अधिकारों के आर्टिकल्स को भी देखेंगे। अब इन सब चीजों को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक प्रश्न पूछ लेते हैं कि अधिकार होते क्या हैं, किसे कहते हैं अधिकार, कहां से मिलते हैं ये अधिकार। देखिए, आप लोग देखते होंगे हमें ये अधिकार हमेशा दूसरों से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं और आपके घर में आपके पिताजी के पास 50 लाख रुपए हैं, तो आप शान से कहते हो इस बात को कि भैया 25 लाख तो हमें दो, ये मेरा अधिकार है। तो अधिकार आपके पिता की प्रॉपर्टी में आपको अधिकार मिला हुआ है। तो अधिकार ऐसे ही हमें देश में रहते हुए हमारी सरकार से कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अब अधिकार आप तो कहें लोगों की, जी मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए कि मैं हेलीकॉप्टर से रोज जाऊं, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए कि मेरे पास एक बंगला हो, सरकार सबको एक एक बंगला दे रहने के लिए। ये तो बड़ा हवाई बातें हैं। यहाँ पर उन अधिकारों की बात कही गई है मौलिक अधिकारों में जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रोटी ही नहीं होगी, तुम हवाई जहाज का क्या कर लोगे? तो सरकार पहले रोजी रोटी की बात करेगी, पहले उन अधिकारों की बात करेगी जो आपके लिए जरूरी हो। पहले जी पढ़ने नहीं दिया जाता था लोगों को, एक विशेष वर्ग ही पढ़ता था। अब बताओ, आज भी वही सिस्टम चल रहा होता तो हम लोग कैसे पढ़ पाते, कैसे दरोगा का फॉर्म भरते? तो पहले सरकार ने कहा कि वो बातें दे देते हैं हम आपके लिए जो जरूरी हैं। तो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको अधिकार के रूप में प्राप्त करना मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार की परिभाषा तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनके पीछे संवैधानिक अवधारणाएं हैं, उनको पूछेगा। ठीक है, तो 12 से लेकर के 35 तक हैं। अब यहां पे 12, 13 इन सब की बात करेंगे हम। पहले मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 की बात सबसे पहले करते हैं। अभी हमने क्या कहा, अधिकार हमेशा दूसरों से मिलते हैं। अब हम नागरिक हैं तो हमें कौन देगा अधिकार? तो आर्टिकल 12 में बताया है कि अधिकार कौन देगा। ये बताया, मैं तो दूंगा नहीं आपको सर। जैसे मान लो आने जाने की स्वतंत्रता एक अधिकार के, आप कहीं भी आ जा सकते हो। अब आप कहोगे जी मैं आपके घर पे ही आऊंगा, जी ये नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, आप आ सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस बात को कहो कि जी मेरा मौलिक अधिकार है मैं जाऊंगा, नहीं। अधिकार ये आपको सरकार देगी। ये बात आर्टिकल 12 में बताया है कि राज्य देगा अधिकार। और राज्य में कौन आता है? यहां पे राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश बिहार राज्य नहीं। हाँ, इनका एक संदर्भ ये भी है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार वाली बात नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब है सरकार प्लस सरकारी संस्थाएं, जैसे संसद हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, आपके यहाँ पे पंचायतें हो, आपके यहाँ यानी रेलवे स्टेशन हो आपके यहाँ। ये सब चीजें सरकार के अवधारणा में आती हैं। यहीं आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, आपको किसी व्यक्ति विशेष के घर में मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कंपनियां भी आ जाएंगी अगर वो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं या सरकार उनको अथॉराइज्ड करती है तो। यानी सभी सरकारी संस्थाओं में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, सभी सरकार से मिलेंगे, ना कि किसी व्यक्ति ने दिए हैं, हमें सरकार देगी ये। आर्टिकल 13 अभी शायद आपको उतना अच्छा समझ में ना आए, जब आप पूरे मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे तब हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी फिलॉसफी है आर्टिकल 13 की, इसलिए इसको यहाँ पे अभी छोड़ेंगे और अब हम बात करते हैं आगे के आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, हमारा जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने
हमारे लिए 7 मौलिक अधिकार दिए कि ये 7 चीजें तो लोगों को दे ही दो कम से कम, और कुछ नहीं दे सकते। तो पहली थी समता मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 14 से 18 आपको पता ही है। फिर हमसे कहा कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फिर कहा कि भाई शोषण नहीं होना चाहिए किसी का, फिर आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता मिली, और ये आपको इस तरह से 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम इनकी व्याख्या करेंगे, उन पे आप देखेंगे। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार तो आपको एटलीस्ट मिलने ही चाहिए। यहां पे हम पहले अधिकार की बात करेंगे, समता या समानता की, इक्वलिटी की बात करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा संविधान में, जब संविधान सभा समितियों के माध्यम से हमारा संविधान बना रही थी, तो एक मौलिक अधिकारों की एक कमेटी थी, देखा होगा आपने, कृपलानी जी थे उसमें, अंबेडकर जी थे। इन लोगों ने डिस्कशन किया और कहा कि क्या क्या अधिकार दें। तो पहला पॉइंट निकल के आया, अंबेडकर का कहना था कि भाई आप बाद के अधिकार बाद में देते रहिए, पहले आप समान तो लाइए सबको। तो कहीं कैसे समान लाएं? क्या अभी समान नहीं है? तो कहा गया कि नहीं, समान कहाँ है, 4 वर्णों में समाज बांट रखा है, किसी वर्ग को बहुत अधिकार है, किसी को कुछ अधिकार नहीं है, पहले आप समान कर दीजिए सबको। तो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। बच्चों, समानता का मतलब क्या होता है? इस प्रश्न को भी यूपीएसआई में पूछा, पीसीएस में भी पूछा, तो आप ये बात मान लीजिएगा, अभी मैं और बताऊंगा इसके बारे में। समानता का अधिकार का मतलब है विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास विशेष अधिकार हो। सबके अधिकार कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी प्रधानमंत्री और एक गांव में गरीब व्यक्ति, दोनों के अधिकार बराबर हैं। अब आप ये मत कहना कि प्रधानमंत्री के तो बहुत बड़े अधिकार हैं, वो उसकी पोस्ट के हैं, मतलब एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति दोनों बराबर होंगे। तो समानता का मतलब होता है कि कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए एक नाम लिखा हुआ है यहां पर, एवी डायसी का नाम, जिन्होंने कहा था कि विधि का शासन होगा। अब ये नई अवधारणा आ गई कि भाई विधि का शासन क्या होगा, अर्थात शासन व्यक्ति का नहीं होगा। शासन हमने कह दिया जाओ मेरे शब्द ही मेरे कानून हैं, मैं कत्ल करूंगा मैं माफ हूं, तुम कत्ल करोगे तो फांसी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। समता में विधि का शासन निहित है, यानी हमेशा कानून के तहत ही व्यक्ति रहेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। इस विधि के शासन में 2 बातें निकल करके आती हैं, एवी डायसी का नाम जरूर ध्यान रखना है आपके लिए। विधि के शासन में 2 बातें निकल के आती हैं, आर्टिकल 14 2 बातों को बताता है, और बहुत अच्छी बातें हैं ये मित्रों। अगर आप जानते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक समझ बना पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीएसआई के लिए पॉलिटिकल साइंस एक रामबाण स्थिति में आता है, ठीक है। तो क्या है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण? ये 2 बातें बताई गई हैं आर्टिकल 14 में। पहली बात है विधि के समक्ष समानता। अब आप कहोगे है क्या यार, बोल तो बार बार रहे हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि साधारण बात तो कानून के नजर में सभी समान हैं, लेकिन आपने कभी देखा हो, जैसे आप अदालत में गए होगे तो वहां एक मूर्ति रखी होती है, देखी होगी आपने, तराजू लिए हुए, है ना, और आंखों पे बंधी होती है पट्टी, काली पट्टी। लोग कहते हैं ये अंधा कानून है, इसलिए जो है काली पट्टी बांध रखी है। नहीं, उस पट्टी की एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी यहां दिखाई देती है। पट्टी बंधी हुई है, सामने नहीं देखा जा रहा है कि कौन आया है, ये नहीं देखा जा रहा है कि अमीर आया, गरीब आया, उद्योगपति आया कि मजदूर आया। न्याय कानून बराबर है सबके लिए, उसे नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने कौन है। मसलन यानी कि सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और ये अवधारणा ब्रिटेन की है। विधि के समक्ष समानता जो है, ये कहां की अवधारणा है? ब्रिटेन की अवधारणा है। ध्यान रखना, वही काली पट्टी, कोई पूछ लेना कि क्या है ये, बता देना काली पट्टी है, सामने नहीं दिखाई दे रहा कि कौन है भाई, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कोई भी यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है।
और ये क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है, इसकी नेगेटिव अप्रोच है। अब आप कहेंगे नेगेटिव अप्रोच क्या? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ना करना, मना करना। तो सीधे मना कर दिया गया है कि कोई भी असमानता नहीं होगी, सब कुछ समान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं होने के चलते ये अप्रोच कैसी है? नेगेटिव अप्रोच है। तो विधि के समझ समानता पहला पार्ट है आर्टिकल 14 का। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है विधियों का समान संरक्षण है। अंतर करना थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों। लोग कहते हैं एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ? पहली बात क्या कहते हैं कि कानून की नजर में सब कैसे हैं? समान हैं, यानी सब पे समान रूल लागू कर दो, ये कहता है ना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ये बात प्रैक्टिकली सही होनी चाहिए कि सब पे समान रूल लागू कर दो? क्या वास्तव में सब समान है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप दो भाई हैं, एक भाई आपका जो है 7वीं क्लास में पढ़ता है, आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो। वो आपसे एज में बड़ा है, वो आपसे मतलब और भी स्टेटस में बड़ा है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बड़ा है। अगर वो व्यक्ति मान लेते हैं कि 5 रोटी खाता है, अब आप कहो कि हर आदमी को 5 रोटी खानी चाहिए। अब 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसे भी 5 रोटी खिलाओगे? बोले जी खिलाएंगे, क्योंकि कानून की नजर में सब समान है। क्या ये सही समानता हुई? नहीं समानता हुई। एक और एग्जाम्पल देखिए, अनाज खरीदने जाते हैं राशन डीलर के यहाँ, पीडीएस में मिलता है ना, कार्ड बटे हुए हैं, एपीएल, बीपीएल, कोई 2 रुपए में लेगा, कोई 1 रुपए में, कोई फ्री में। क्यों दिया फ्री में? आप तो कहते भाई अनाज की कीमत 2 रुपए है, सब लोग लाइए 2 रुपए। अब कोई बड़ा आदमी पहुंच गया, उसे 2 रुपए, ये लो। गरीब आदमी के पास तो 2 रुपए भी नहीं है। अब आप कह रहे हो कानून के नजर में सभी समान है, हम तो अनाज 2 रुपए के देंगे, तो बड़े आदमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गरीब भूखा मर जाएगा। तो इस बात को देखते हुए ये प्रैक्टिकल ये अप्रोच अपनाई गई कि समान तब होंगे जब पहले समान बनाओ। अब कैसे समान बनाओगे? इसके लिए दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए, समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कानून ठीक है, क्राइम और इन सब चीजों के लिए सब पे कानून बराबर लागू होगा, लेकिन व्यवहारिक अवधारणा ये कहती है कि हम असमानों में भी कैसे होंगे? समान होंगे। ये मांग करती है चीज लगातार समान होने की। ये तो कानून का समझ समानता है, ये कहता है कि जो असमान हैं उनमें भी समानता आनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल पहलू हो गया और इसको थोड़ा हद तक प्रैक्टिकल पहलू में अपनाया गया है। वही बात ध्यान रखना है कि 5 रोटी का कानून हर व्यक्ति पे लागू नहीं हो सकता, 2 रुपए का किलो का अनाज सब पे लागू नहीं करेंगे। कुछ हमारे दिव्यांग हैं, महिला वर्ग है, जिनको अतिरिक्त सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उन सब के लिए हम स्पेशल चीजें भी बना सकते हैं। बट ये ध्यान रखना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विभेदीकरण बिल्कुल अंधापन नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, तभी हम बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 5 महिला मकान बना हुआ है, बोले जी राशन कार्ड फ्री वाला है, तो ये विवेकपूर्ण कहाँ हुआ ना। तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। आर्टिकल 14 इन दोनों की बात करता है और डायसी का वो स्टेटमेंट। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि समानता का मतलब है विशेषाधिकार का अभाव। अब समता का अधिकार केवल 14 में ही खत्म नहीं हो गया, ये 14 से लेकर के 18 तक चलेगा, 15, 16, 17 और 18। तो अगले अधिकार के लिए हम अगली वीडियो में आएंगे। थैंक यू।